खेल तो लंबे समय से चल रहा था, खुलासा अब हुआ है। क्या चाल थी चीन की और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के मकसद क्या थे, धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। जिस बात की आशंका थी ठीक वैसा हुआ है। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यूनुस पहले पाकिस्तान गए, वहां शहबाज शरीफ से याराना बढ़ाया। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने घुटने टेक दिए। जिनपिंग ने जैसा जैसा कहा, मोहम्मद यूनुस ने वही उगल दिया। यूनुस के विवादित बयान के बाद भारत में कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। क्या कहा ऐसा नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, ये पहले इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ये वही मोहम्मद यूनुस है जिन्होंने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो कभी आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ भाईचारा जताते हैं तो कभी चीन के सामने भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान पर विवाद छिड़ गया है। इस बयान से यूनुस की भारत विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश हो गया है। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. भारत के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, भूमि से घिरे हुए हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस क्षेत्र में समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। इस कारण संभावनाओं के असीमित दरवाजे खुलते हैं। इस बयान से साफ है कि मोहम्मद यूनुस ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। साथ ही वो भारत विरोध में बेनकाब हो गए हैं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनुस पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, मोहम्मद यूनुस का बयान अपमानजनक और निंदनीय है। ये बयान पूर्वोत्तर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के लिए खतरा पैदा करता है। साथ ही भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के साथ साथ ताइवान ने भी मोहम्मद यूनुस को जमकर खरी खोटी सुनाई, क्योंकि यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान ताइवान को भी चीन का हिस्सा बताया था। मतलब साफ है कि मोहम्मद यूनुस ने जिनपिंग के कदमों पर अपना जमीर गिरवी रख दिया है। कागज के चंद टुकड़ों के लालच में चीन को अपना आका बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये आज का खेल नहीं है, ये इस तरह के दबाव की राजनीति की जाती है और पूरे बांग्लादेश का इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया गया। पहले भी ये था कि ये चीनी साजिश हो सकती है, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट है, सब सामने दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं। निपुण आलम बयान साहब जो कि जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, पहले आप मुझे बताएं कि एक चिंता जताई हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और ये बात सही है फैक्चुअली, जो बात मोहम्मद यूनुस कह भी रहे हैं कि 7 सिस्टर्स जो हैं वो भूमि से घिरे हुए हैं और ओशन की तरफ, समंदर की तरफ एकमात्र जो रास्ता है, गार्डियन ऑफ सी उन्होंने अपने आप को कहा। तो ये पहले तो अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से कहें तो कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या ये सचमुच एक खतरा है? प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस ने जो भी बयान दिया वो उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्होंने दिया। उनकी बांग्लादेश में कोई औकात नहीं है, बांग्लादेश में उनकी जमीन पर कोई पकड़ नहीं है। उनको अगर अपने हिसाब से 10 वोट भी हासिल करने पड़े आने वाले इलेक्शन में दिसंबर के दौरान, तो 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। हाँ, वो बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्लिम छात्र शिविर जो है, जमाते इस्लामी जो है, या एनसीपी है, नेशनल छात्र परिषद, ये लोग आने वाले इलेक्शन में उनको सांस लेकर जिंदा रहने का मौका देंगे। लेकिन ऐसी बात उनके मुंह से जब निकलकर सामने आई है तो ये दर्शाता है दोगुला, उनका एक डबल चेहरा। उनको मालूम है कि बांग्लादेश को अगर आगे बढ़ना है, बांग्लादेश को सक्सेसफुली अगर अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो भारत के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि चीन जो है बांग्लादेश को प्रॉप अप करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है भारत के विरुद्ध में, और इसके लिए चीन जो है आंख बंद करके बांग्लादेश को आर्थिक सहायता देना चाहता है, मिलिट्री सहायता देना चाहता है। वैसे प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं कि
मोहम्मद यूनुस के पहले भी बांग्लादेश में चाहे सरकार बीएनपी की हो चाहे अवामी लीग की सरकार हो, शेख हसीना भारत के सपोर्ट में हमेशा रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में 1971 के बाद भी एक चीज बहुत क्लियर है कि उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमेशा चीन के युद्ध सामग्री से लैस रहती थी। बांग्लादेश 1971 के बाद भी बांग्लादेश की जो नेवी है उसमें जो शिप्स हैं या सबमरीन हैं चीन की होते हैं। 1971 के बाद भी बेगम हसीना के टाइम में भी उनकी एयरफोर्स में जो भी हेलीकॉप्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं, अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर विमान, सब मेड इन चाइना होते हैं। और बांग्लादेश की आर्मी में 1971 के बाद से लगातार आज तक जितने भी टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं सब मेड इन चाइना होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? उन्होंने ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है। बांग्लादेश में भारत विरोधी बातें करने पर जमाते इस्लामी को बहुत वोट मिल जाती हैं। तो अभी एनसीपी जो है और जो अलग अलग मुस्लिम छात्र शिविर के जो गुट हैं वो चाहते हैं कि भारत विरोधी वोट को कमाएं। और बांग्लादेश में सबसे आसान तरीका है कि भारत विरोधी बयान दो और वोट पाओ। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही वहां इलेक्शन होंगे आप देखेंगे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चीन जो है सेवन सिस्टर्स में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब सेवन सिस्टर्स में इंडियन आर्मी, हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। बर्मी हुंता जो है वो भी काफी हद तक हमारी नहीं, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे समझूंगा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझूंगा, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। निपुण जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से देखें तो ये बात सही है कि बांग्लादेश का ये स्टैंड कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई बात हो गई हो। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो कहने को वहाँ सलाहकार हैं सरकार के, लेकिन सेना का दबाव उन पर है। अब अमेरिका ने भी आंखें टेढ़ी कर दी हैं। अब हम जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो तो यहाँ तक पूछ कर गए हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी, खूब चली भी चर्चा में, कि आप मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं, तख्ता पलट तो नहीं करने वाले हैं। सवाल वो खुद पूछ रहे हैं। ऐसे डर के बीच में अगर वो चीन जाते हैं तो क्या वो खुद को बचाने के लिए बातें कह रहे हैं, या जितना भी उनको मौका मिला है उस अपॉर्चुनिटी को भुना रहे हैं, या सचमुच में वो बांग्लादेश का रुख रखते हैं? और बांग्लादेश की जब बात होती है तो उसकी आर्मी भी उसमें शामिल होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल होती है। खुद अभी बात को रखा और अभी मैं यूके देवनाथ जी को सुन रहा था, उन्होंने इस बात को रखा। देखिए, अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स रही है 1971 से ही, वहां पर आपको दो गुट देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं कहूँगा 1971 की तो बात आप छोड़िए, अगर हम 1905 के बंगाल विभाजन की बात करते हैं तब भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर दो गुट आपको हमेशा दिखाई देंगे। एक तो जो सेकुलर पावर्स को बढ़ावा देने वाले, और दूसरे आपकी जो है जो आपका रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने वाले। हम जानते हैं 47 में जब सबसे ज्यादा दंगे हुए थे वो इसी पूर्वी बेल्ट में आपके उधर कलकत्ता में गांधी जी को जाकर रुकना पड़ा था कि ये क्या है, आपका जो राइट्स है दंगे रुकने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भारत विरोध वहां पर नया है और कोई नई बात है, वहां पर रहा है। भारत की कोशिश हमेशा रही कि वहां पर सेकुलर पावर्स, चाहे वो आपका शेख हसीना जो अवामी लीग पार्टी है, वो अगर पावर रहेगी तो भारत के लिए क्या है कि एक इंटरेस्ट रहेगा और एक बेटर भारत के लिए स्थिति बनी रहेगी। अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की स्थिति ये है कि जो मोहम्मद यूनुस आए थे वो रेडिकल जो पावर्स हैं, जमात इस्लामी हो या जो सो कॉल्ड अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं, उनके समर्थन से वो आपके पावर में आए थे। पावर में आने के बाद से अब हम देख रहे हैं कि वहां पर जमात इस्लामी हो, बीएनपी हो, या जो छात्रों के यानी जो छात्रों के आंदोलन से जो छात्र नेता निकल कर आए थे वो भी अलग से अपनी पार्टी बना ली है। तो दिखने में ही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। इकोनॉमी की हालत जो बड़ी खस्ता है। जब चीन गए तो चीन से कहा कि भैया प्लीज अपना जो लोन पे आप इंटरेस्ट हमसे ले रहे हैं इसको कम कर दीजिए। चीन ने मना कर दिया। चीन ने कहा आपके इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन हम आपको कर्जा नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे। ये बात वैसी है जैसी चीन ने पाकिस्तान में ड्रैप ट्रैप की पॉलिसी लेकर चला कि चीन ने उसको ऋण जाल में उलझाया और साथ में इन्वेस्टमेंट करके आज सी पैक पर पूरा दावा, या हम श्रीलंका में हम टोटा को देखते हैं, या हम म्यांमार में कोको आइलैंड, तमाम तरह की जो आपको चीजें देखने को मिलती है वो इस संदर्भ में देखने को मिलती है। और अभी जो उन्होंने सेवन सिस्टर का मुद्दा उठाया था कि निश्चित रूप से जो आज हमारे 7 स्टेट हैं, यानी कि जिसको हम सिक्किम को अगर छोड़ दें, सिक्किम के अलावा बाकी rather than जो 7 है, भाई ये लैंडलॉक कैसे हुए? लैंडलॉक इसलिए हुए क्योंकि 1947 पार्टीशन हो गया। पार्टीशन से पहले तो लैंडलॉक नहीं थे,
पहले तो ये क्या था, आपका बांग्लादेश हमारा ही था, अलग थोड़ी ना था। आज वो लैंडलॉक इनको आप बोल रहे हो, तो लैंडलॉक उसको कहा जाता है जब किसी कंट्री को, जो लैंडलॉक शब्द प्रयोग किया जाता है, ये किसी देश के संदर्भ में यूज किया जाता है कि उसका कोई हिस्सा आपको ओशन से ना जुड़ता हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी सप्लाई नहीं जा रही है, हम अपने कलकत्ता सप्लाई करते हैं। इवन आप देखिए नेपाल और भूटान को आप एक लैंडलॉक कंट्री बोलिए, नेपाल भूटान में जो सप्लाई जाती है वो सप्लाई आपका कलकत्ता या आपका चिटगांव पोर्ट से जो बांग्लादेश के दोनों से जाती है। नेपाल भूटान ने कई बार कहा कि बांग्लादेश के साथ हम समझौता कर लेते हैं, भारत के ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन अब इस प्रकार के अगर बयान बांग्लादेश की ओर से आते हैं तो मुझे तो लगता है कि नेपाल भूटान का भी जो व्यापार होना था बांग्लादेश से, वो भी क्या हो जाएगा, आपको रुक जाएगा। भारत में सहमति नहीं देगा जब आप इस प्रकार के बयान देंगे। आज इस प्रकार के बयान यूनुस साहब क्यों दे रहे हैं? उनका मकसद है चीन को खुश करना। ये वही रणनीति है जो नेपाल ने अपनाने की प्रयास की है कि नेपाल भी समय समय पर चीन को प्रसन्न करके कोशिश करता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए और मैं एक बैलेंसिंग पावर बन जाऊं। लेकिन बांग्लादेश को ये बात को समझना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर भाई नेपाल, बांग्लादेश का 2 ही देशों से बॉर्डर मिलता है, या तो भारत के साथ या म्यांमार के साथ। अगर हम देखें तो 4096 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है बांग्लादेश का में, और चारों ओर से 3 साइड से हमने घेरा हुआ है। ये बात तो हमारे लिए लागू होती है ना। इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कंट्रोल कर सकता है तो भारत कर सकता है। इसको ऐसे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप कहते हो कि आप गेटवे हो ओशन का, लेकिन आप कहां पर हो? और चीन की सरपरस्ती चाहे जितनी मिल जाए, आपको अल्टीमेटली भारत की गोद में आना है। आपका सुरक्षा कवच भारत है, न कि चीन है। ये बात भी शायद जानते होंगे बांग्ला। लेकिन मोहम्मद यूनुस की मजबूरियों पर काफ़ी बात हुई है, मैं इसको थोड़ा और समझूंगा। ये 7 सिस्टर वाला आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल उठाया है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, अभी मैं इससे थोड़ी देर पहले अमेरिका के जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इस पर भी बात कर रहा था। वो भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उसमें भी दुनिया जो है, उसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू आया। उसमें यह पहलू आया कि चीन जो है वो अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत से आयात बढ़ा सकता है। उसके अपने टेंशन है, वो अपनी इकोनॉमी का ध्यान दे। अब पहले तो हम हमेशा जब भी बात करते हैं कि अरे ये ड्रैगन की चाल, चीन की चाल, चीन ये कर रहा है, पर चीन तो खुद भी भारत के साथ में ज्यादा पंगे नहीं लेना चाहता है। वो हालात क्या है, और मोहम्मद यूनुस ऐसे खुश कर रहे हैं, और चीन अभी ऐसे हालात में जब भारत के साथ में उसे संबंध अच्छे करना है, उसके प्रयास करते दिखाई दे रहा है, वो उस पर खुश क्यों होगा? डॉक्टर प्रवीण, देखिए, जहां तक व्यापार और वाणिज्य की बात है, मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीन के साथ होता है। अमेरिका भी नंबर 2 पोजीशन में है। इसका टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीन के साथ हमारा 120-125 बिलियन डॉलर है। मैसिव, बहुत ही बड़ा व्यापार होता है। अगर अमेरिका चीन के ऊपर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, क्योंकि चीन जिन चीजों को अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था, अब वो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, या एक्सपोर्ट करने में उसको दिक्कत होगी। तो उसको जाहिर बात है अपने प्रोडक्शन को, अगर वो अमेरिका को नहीं एक्सपोर्ट कर पाता तो कहीं तो डाइवर्ट करेगा। और भारत इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए चीनी सामान को, हमें चीन का सामान चाहिए। देखिए, पहले सबसे चीज तो मैं बता दूं कि ये जो हम कहते हैं ना चीनी सामान सही नहीं है, बेकार है, घटिया है, डॉक्टर प्रवीण, ये बात है नहीं। अगर चीनी सामान घटिया होता तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार भारत चीन के साथ नहीं करता। तो हमें चीनी सामान चाहिए। जब चीन उसको अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो जाहिर बात है किसी को तो करेगा। भारत जो है ऐसे मौके का फायदा उठाएगा। चीन से हम वो चीजें और ज्यादा तादाद में लाएंगे जो भारत को चाहिए। मसलन मैं बताता हूं, फार्मास्यूटिकल्स है, बल्क फार्मास्यूटिकल्स हैं, हम चाहते हैं कि चीन से लाएं, उसको पैकेजिंग करें और करके दुनिया के सारे देशों में, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह ग्लोबल साउथ में एक्सपोर्ट करें। चीन से हम और ज्यादा तादाद में टेक्सटाइल ला सकते हैं जो शायद मैं थोड़ा इसको देवनाथ जी और थोड़ा समझूंगा, निपुण जी को भी इसमें शामिल करूंगा। लेकिन देखिए कितना दिलचस्प है, बातचीत होते होते यहां आई कि तार कैसे उलझे हुए हैं। ये जो रिश्तों के तार हैं, जब अमेरिका, ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो दुनिया का हर देश कहता है फर्स्ट, हम भी फर्स्ट, हम सब अपने बारे में सोच रहे हैं। बांग्लादेश में, हालांकि देखिए, जब आप बहुत छोटे आदमी हैं मोहम्मद यूनुस आज की तारीख में, भारत के लिहाज से, अमेरिका के
लिए, चीन के लिहाज से भी, लेकिन उनके बयान पर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मुद्दा ऐसा लेकर आते हैं जो समझने जैसा होता है कि भारत चीन संबंध क्या है, क्या नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स की स्थिति है सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, इसलिए महत्व का हो जाता है। अदरवाइज मोहम्मद यूनुस के बोलने का कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। निपुण आलम बयान साहब जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो अब इस पर अपनी बात रखेंगे। निपुण जी, ये बात सही है कि हम चीन को आमतौर पर आम समझ ये होती है चीन परंपरागत दुश्मन, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, चीन भी बिल्कुल ठीक वो साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, कूटनीतिक गेम खेलता है और कई बार सामरिक दृष्टिकोण से भी गेम खेलता है, जैसे अमेरिका भी दुनिया के कई देशों के साथ खेलता है, क्योंकि ये बड़ी ताकतों का काम होता है। क्या भारत अब उस ट्रैप से, उस चंगुल से बाहर आ चुका है और भारत की आज अपनी इतनी मजबूती है कि कोई कितनी बड़ी ताकत हो, भारत के बारे में कुछ भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेगा? देखिए प्रवीण जी, चीन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सामान्य सिद्धांत है कि दो देशों के बीच में दो तरह के संबंध होते हैं, एक सामरिक संबंध और एक होते हैं आर्थिक संबंध। हालांकि चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध बहुत बेहतर है और हम लगातार उससे व्यापार अपना बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सामरिक संबंध हमारे चीन के साथ अच्छे नहीं है। और देखिए IR में एक बात कही जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात कही जाती है कि जब आपके सामरिक संबंध बेहतर हो तभी हम कह सकते हैं कि दो देशों के बीच में संबंध बेहतर है। आज तक भी हम चीन को बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एकदम ओपनली बात करना, ओपनली रखना, वो नहीं रख पाते। आज भी हम कई बातें सोच समझ कर कि कहीं कोई मतलब कुछ होना निकल जाए, कहीं और मायने निकल जाए। और चीन देखिए क्या होता है कि चीन अपने आप को पलटता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आज प्रेजेंट में जो टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू किया, तो चीन का ये सोचना है, मानना है कि ये जो अभी का जो सिनेरियो है, यानी कि आने वाले जो 4 साल है, इन 4 साल में कहीं ना कहीं हमको भारत की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस टैरिफ वॉर में अकेले हम ट्रम्प का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूँ कि चीन उस बात को समझता है, चीन उस बात को देखकर चलता है, लेकिन चीन के साथ संबंधों का सामान्यकरण होना ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हाँ, ये जरूर है कि हाल के दिनों में काफी गर्मजोशी दोनों देशों के संबंध में आई है, और इस प्रकार की गर्मजोशी हमने कई बार देखी। 1962 के बाद, 1967 के बाद हमने देखा, राजीव गांधी जी के दौर में हम देखे, 93 से लेकर 2005 तक तो कई समझौते होते हैं, लेकिन वो सारे समझौते गारवान क्लैश में आपके क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। 2017 में डोकलाम हम देखते हैं, उसके बाद भी लगातार 2005 में भी आप देखेंगे, 2013 में आप देखेंगे, तो बहुत सारे विवाद। आज भी अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है, अक्साई चीन पर कब्जा करे बैठा हुआ है, तवांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो चीन को मेरा मानना है कि चीन को किसी भी तरीके से आप सामरिक संबंधों के लिहाज से देखेंगे तो वहां पर हमारे संबंध बहुत बेहतर है, क्योंकि शून्य की स्थिति में है। अभी जो वर्तमान के हालात है, हम जो कह रहे थे कि सब देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर है, देखिए तो भारत का एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। भारत ये कहता है कि मैं सभी से बातचीत करूंगा। अब जैसे संबंधों में हम देखते हैं, दोस्ती जो होती है किसी से ज्यादा बेटर होती है, किसी से कम होती है, और इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, कि कहीं पर आपको देखने को मिलेगा संबंध अच्छे हैं लेकिन साथ में तनाव है, कहीं पर आपको हमेशा तनाव देखने को मिलेगा, कहीं पर तनाव के साथ संबंध देखने को मिलेंगे। जैसे पाकिस्तान के संबंध हमारे 1947 से वैसे ही जैसे आज 2025 में कोई चेंजेस नहीं आया है। चीन के साथ आपको उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। तो आज की जो मोहम्मद यूनुस का जो स्टेटमेंट था जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, यूनुस का कहने का मकसद चीन को सिंपल ये था कि आप हमारा इम्पोर्टेंस कम ना समझें। अगर आपने पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बनाया, एक एसेट बनाया भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वी आर रेडी फॉर योर प्रॉक्सी। हम उधार बैठे हैं, जो आप वहां कर रहे हो उसके लिए हम यहाँ उधार बैठे हैं। हम पर भी ट्रस्ट करके देखो। लेकिन ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, अब मुझे आप ये बताइए कि कई बार लगता है ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश बना, भारत की ही देन थी। भारत चाहता तो अपने हिस्से में भी रख सकता था जब जीता ही था तो, लेकिन भारत ने समझदारी दिखाई और उस समय पर हम जानते थे कि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना, और बहुत सारे उसके मतलब वो तो एक लंबी चर्चा होगी। लेकिन आज भारत का स्टैंड सामरिक दृष्टिकोण से भी, बांग्लादेश के नज़रिए से भी क्या है? हालांकि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो या वहाँ पर सत्ता की बहाली हो, सैन्य शासन ना हो, जैसी चीज़ें सोची जाती हैं, लेकिन भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? हम तटस्थ तो रहते हैं, लेकिन इसके बीच में कूटनीतिक रणनीतियाँ हमारी चलती रहती हैं। प्रवीण जी, भारत का जो स्टैंड है उसको विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कम से कम 3 बार बहुत क्लियर कर दिया, और S जयशंकर जी ने खुद भी 2 बार बयान दिया है। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि भारत जो है बांग्लादेश को अपना अभिन्न मित्र मानता है।
भारत का स्टैंड ये है कि भारत हर कोशिश करेगा कि बांग्लादेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। बांग्लादेश अगर भारत से कुछ भी मांगता है तो भारत उसको बेहिचक देता है। बांग्लादेश अगर बिजली चाहता है तो हम बिजली सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश अगर भारत से रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मांगता है तो हम उसको बेहिचक सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश अगर भारत से रिवर वाटर शेयरिंग के बारे में कोई एग्रीमेंट करना चाहता है तो हम बेहिचक वो रिवर वाटर एग्रीमेंट इस तरह से करना चाहते हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन बांग्लादेश को ज्यादा फेवरेबल हो। तो भारत बांग्लादेश को, चाहे अभी देखिए दिसंबर में इलेक्शन होंगे, अगर अवामी लीग को मौका दिया गया इलेक्शन लड़ने का, मेरे ख्याल से बैन लग जाएगा उन पर, लेकिन अगर हसीना वापस गई शायद उनको वो वापस भी नहीं लेंगे। अगर अवामी लीग और शेख हसीना पावर में आती हैं फिर तो जाहिर बात है सिस्टम जो है 24 घंटे में ही भारत के साथ दो बराबर म्यूचुअली रेस्पेक्टिंग दोस्त देशों का हो जाएगा। अगर बीएनपी पावर में आती है तो बीएनपी भी जब पावर में आएगी तो खालिदा जिया जो है भारत के साथ हमेशा या तो न्यूट्रल रहती हैं। भारत विरोधी गतिविधि जो है ये शायद थोड़ा मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं फौज में था। भारत, ये जो हम कहते हैं कि बीएनपी पावर में आते ही बेगम जिया जो है वो थोड़ा भारत विरोधी गतिविधि करती हैं, देखिए वो बांग्लादेश का इंटरेस्ट देखती हैं, ये समझना पड़ेगा। लेकिन बीएनपी भी फिलहाल थोड़ा दुखी है क्योंकि बांग्लादेश में अगर दिसंबर में इलेक्शन होते हैं तो बीएनपी को भी दरकिनार किया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने का डर बीएनपी की टॉप लीडरशिप को सता रहा है। तो होगा क्या? इलेक्शन कमीशन को मोहम्मद यूनिस के जो गुर्गे हैं उन्होंने बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन को टोटली अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने करना यह है कि अवामी लीग और शेख हसीना को बाहर रखना है, इलेक्शन के नहीं लड़ने देना, बीएनपी के पर कतर देने हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे। तीन धड़े हैं, तीनों धड़े आपस में कहीं मेल नहीं खाते। मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी अपनी गोटियां बिठाने में लगे हुए हैं। सेना जो है वो किसी भी पल वहां पर कब्जाना चाहती है और पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही सत्ता में आने के लिए। इतने लंबे समय से खालिदा जिया भी वेट कर रही हैं। अब शेख हसीना जो है वो हटी हैं तो उनकी भी उम्मीदें बड़ी होंगी। बहुत लंबा उनका भी वनवास हो गया है राष्ट्रपति पद का। पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी क्योंकि इसमें हमने एक ट्रायंगुलर रिलेशन को समझा। बांग्लादेश, चीन और भारत बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, इसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी इंटरकनेक्टेड हैं जो इनको अलग अलग नहीं कर सकती हैं। लेकिन आंतरिक राजनीति और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी गुत्थम गुत्था है जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों के बयान आते हैं। इसको समझाने के लिए निपुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रुप कैप्टन देवनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।